नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी की अदालत में पेशी आज। अगस्ता वेस्टर्न हेलीकॉप्टर मामले में कल हुई थी गिरफ्तारी। अवैध एक्सचेंज मामले में मारन बंधुओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। राहुल गांधी ने नोटबंदी को बताया सबसे बड़ा घोटाला। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछे 9 सवाल। सहकारी बैंकों और तय सीमा से कम नकदी मिलने पर मांगा जवाब। देश में जल्द आएंगे प्लास्टिक नोट। सरकार ने लोकसभा में दी जानकारी। 500 के पुराने नोटों से रेल, बस और मेट्रो के टिकटों की खरीद बंद। राकेश अस्थाना को अंतरिम सीबीआई निदेशक बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। चयन समिति की बैठक नहीं बुलाने पर पूछे सवाल। आरके दत्ता के तबादले पर भी देनी होगी सफाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द किया विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम। कहा संविधान के खिलाफ जाकर नहीं दे सकते सुविधा। गुर्जर नेताओं की आंदोलन की चेतावनी। नोटबंदी से लोगों की परेशानी पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 9 सवाल पूछे हैं। इसमें नोटबंदी पॉलिसी की गोपनीयता, सहकारी बैंकों में लेन देन के बारे में जवाब मांगा गया है। वहीं तय सीमा से कम पैसे मिलने पर भी बुधवार तक सफाई मांगी गई है। इधर 500 रुपए के पुराने नोटों से रेल, मेट्रो और सरकारी बसों के टिकट आधी रात तक ही खरीदे जा सकेंगे। नोटबंदी के मुद्दे पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने सरकार से नोटबंदी को लेकर कई सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कि क्या नोटबंदी योजना गोपनीय थी। साथ ही सवाल किया कि क्या जिला सहकारी बैंकों को कुछ शर्तों के लिए पुराने नोट जमा करने की इजाजत दी गई है। कोर्ट ने पूछा कि जब खाते से हफ्ते में 24,000 रुपए निकालने की सीमा तय है तो लोगों को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में कहा कि लोगों की दिक्कतों को कम करने के लिए सारे जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच सरकार कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने में जुटी है। वो लोगों को अधिक से अधिक डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट का सहारा लेने के लिए कह रही है। 47 करोड़ वर्कर, जिसमें 92% इनफॉर्मल और 40% महिलाएं। अब इनको डिजिटल पेमेंट होगा तो इनको मिनिमम वेज मिलेगा कि आप डिजिटल पेमेंट अधिक करिए, और लोग उसकी शुरुआत बहुत प्रभावी रूप से कर चुके हैं। वहीं लोग नोटबंदी के महीने बाद भी नकदी के लिए जूझ रहे हैं। लोगों में गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कतार में लगे लोगों और पुलिस के बीच झड़प हुई। मुजफ्फरनगर में कैश नहीं मिलने से नाराज लोगों ने बैंक मैनेजर के साथ मारपीट की। वहीं शामली जिले में लाइन में लगे बुजुर्ग की मौत हो गई। बीते 1 महीने में कतार में 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो 500 के पुराने नोट रेल, मेट्रो, बस टिकट के लिए 10 दिसंबर यानी आज से अब नहीं चलेंगे। वहीं नोटबंदी पर सरकार और विपक्ष में बयानबाजी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर वो संसद में बोलेंगे तो देश में भूचाल आ जाएगा। वहीं सरकार ने कहा कि अगर विपक्ष बोलेगा तो उसे सरकार की बात भी सुननी होगी। If they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake is going to come. राहुल गांधी ने कुछ इस अंदाज में सरकार को नोटबंदी पर बहस की चुनौती दी। उन्होंने आरोप लगाया कि ये नरेंद्र मोदी सरकार का सबसे बड़ा घोटाला है। राहुल ने कहा कि वो संसद में बोलना चाहते हैं लेकिन सरकार बाधा डाल रही है। डिमोनेटाइजेशन क्या है, किसको इससे फायदा मिला, किसकी मदद हो रही है, किसका नुकसान हो रहा है और ये क्यों किया गया है, ये मैं आपको बता रहा हूं। हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। पूरा का पूरा मैं अंदर बोलूंगा। मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नोटबंदी के खिलाफ विपक्षी दल बोलना चाहते हैं लेकिन सरकार संसद में विपक्ष की आवाज दबा रही है। इस बीच सरकार ने राहुल के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि गरीब जनता नरेंद्र मोदी के साथ है। आए बहस करें, अपनी बात कहें, हमारा जवाब भी सुने, और हमारा जवाब सुनेंगे तो देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गरीब लोग आज इस सरकार के साथ पूरे हैं। उनको मालूम है और विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी आतंकवाद को रोक रहे हैं, माओवाद को रोक रहे हैं, ब्लैक मनी को रोक रहे हैं।
नोटबंदी को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। इसके विरोध में विपक्ष ने गुरुवार को संसद में मौन प्रदर्शन कर काला दिवस मनाया था। वहीं सरकार ने इसे काले धन का समर्थन दिवस बताया था। नोटबंदी के फैसले को पूरा 1 महीना बीत गया और इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की राजनीति को लेकर 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त भी जाया हो गया। लेकिन सवाल जब जनता को जवाब देने का आता है तो सरकार और विपक्ष इसका ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि बाकी बचे 3 दिनों में क्या सरकार और विपक्ष कोई बीच का रास्ता निकाल पाते हैं या नहीं। सहयोगी विशाल दहिया और ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। संसद के दोनों सदनों में नोटबंदी को लेकर अवरोध हुआ। राज्यसभा में विपक्ष ने नोटबंदी के चलते जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें श्रद्धांजलि देने की मांग की। वहीं लोकसभा में नोटबंदी को लेकर गतिरोध हुआ, जिसके बाद सदन की कार्रवाई बुधवार तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में शुक्रवार को भी नोटबंदी का मुद्दा उठा। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर राय ने नोटबंदी के चलते 110 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया और उन लोगों को श्रद्धांजलि देने की मांग की। Take the sense of the House whether obituary reference should be made for the 111 people killed in the queue before the ATMs and banks. Take the sense of the House. उधर लोकसभा में भी नोटबंदी पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बहस हुई। सरकार ने संसद में कामकाज में व्यवधान पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तल्ख टिप्पणी का हवाला देते हुए विपक्ष से माफी की मांग की। अवरोध के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी को भी कहना पड़ा, ये तरीका नहीं है। जब मेजॉरिटी सदन में भाग लेना चाहती है, ये सारे लोग कांग्रेस, कम्युनिस्ट, तृणमूल वो डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं। इनको देश के जनता से माफी मांगना चाहिए। This demonetization issue and its repercussions, उससे जो लोगों को तकलीफ हो रही है, लोग जो परेशान हैं, उसके बारे में हम चर्चा के लिए तैयार हैं। अभी होना, इसी वक्त होना। अवरोध के चलते सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। आखिर में सदन की कार्यवाही 14 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। रविंद्र सिंह शौर्यान के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के बाद से नकदी की किल्लत झेल रहे लोगों के लिए आने वाले 3 दिन काफ़ी परेशानी भरे हो सकते हैं। आज सोमवार तक बैंक बंद रहेंगे। इसके चलते शुक्रवार को बैंकों में लंबी कतारें देखी गईं। वहीं सरकार ने शुक्रवार को कहा कि नोटों की नकल रोकने के लिए बाजार में जल्द ही प्लास्टिक करेंसी उतारी जाएगी। बाजार में 500 और 2000 रुपए के नए नोट आने के बाद केंद्र सरकार ने प्लास्टिक की करेंसी भी उतारने का फैसला किया है। शुक्रवार को वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया कि सरकार ने प्लास्टिक या पॉलिस्टर की परत वाले बैंक नोटों की छपाई का फैसला लिया है और इसके लिए सामग्री की खरीद की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। देखिए, जो फेक करेंसी है उसको रोकना और जो करेंसी हम जारी करते हैं उसको ट्रैकिंग करना, उसकी नंबरिंग और उसको, तो इसमें जो पेपर करेंसी है उससे प्लास्टिक करेंसी में आसान होता है, इसलिए प्रोसेस हमने ऑन कर रखा है। उधर 500 रुपए के पुराने नोटों से रेल, मेट्रो और राज्य परिवहन की बसों के टिकट खरीदने की रियायत बीती रात से खत्म हो गई है। पहले ये छूट 15 दिसंबर तक दी गई थी। अब रेल यात्रा के दौरान खाने पीने की चीजें खरीदने के लिए पुराने नोट इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। वहीं नोटबंदी के बाद नकदी की किल्लत झेल रहे लोगों को अगले 3 दिनों तक ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज से लेकर सोमवार तक सभी बैंक बंद रहेंगे। इस वजह से लोगों के पास सिर्फ एटीएम का ही सहारा होगा। लेकिन एटीएम मशीनें नोटबंदी के बाद से लोगों को पूरी तरह से राहत नहीं दे पाई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक तरफ लोग नकदी के लिए परेशान हैं, दूसरी तरफ जांच एजेंसियों के छापे में बड़ी मात्रा में नए नोट जब्त किए गए हैं। दिल्ली में आयकर विभाग ने एक्सिस बैंक के चांदनी चौक ब्रांच में 15 फर्जी खातों का खुलासा किया है। इनमें 70 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई गई है। 8 नवंबर के बाद इस ब्रांच में 450 करोड़ रुपए की राशि जमा की गई। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। उनके पास से 85 लाख के नए नोट मिले हैं। गुजरात के सूरत में पुलिस ने 4 लोगों को 76 लाख के नए नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। हरियाणा में भी पुलिस ने छापेमारी के दौरान करीब 10 लाख के नए नोट जब्त किए हैं। उधर चेन्नई में कई जगहों पर कल आयकर विभाग के छापे में 106 करोड़ की नकदी मिली है। इसमें 10 करोड़ नए नोट हैं। वहीं 127 किलो सोना जब्त किया गया है। वहीं हैदराबाद में नोट नहीं मिलने पर लोगों ने रोड जाम भी किया।
1000 और 500 के नोट बंद करने के एक महीने के बाद के हालात का जायजा लेने राज्यसभा टीवी की टीम झारखंड पहुंची। सरकार की कैशलेस अर्थव्यवस्था के दावे कितने सही हैं और कितनी कामयाब हो रहे हैं, हमारी टीम ने इसकी पड़ताल की। नोटबंदी के असर को जानने के लिए रांची से हमारी टीम ओडिशा के राउरकेला जाने वाले हाईवे पर निकली। रास्ते में कई पेट्रोल पंप पर हमने अपने डेबिट कार्ड से डीजल लेने की कोशिश की, लेकिन किसी भी पेट्रोल पंप पर स्वाइप मशीन न होने के चलते हमें निराश होना पड़ा। लगने वाले हैं यहाँ, तो बैंक को भी हम लोग बोले थे, लेकिन बैंक वाला उस तरह का हम लोग को यहाँ तक अभी तक यहाँ सुविधा नहीं दी है। इसके चलते पब्लिक को भी काफ़ी परेशानी हो रहा है। देखिए आगे तो बोल रहा है कि लगेगा करके सेल सबसे यहाँ के। कई पेट्रोल पंपों से खाली हाथ लौटने के बाद जब हम आगे बढ़े तो करीब 150 किलोमीटर के बाद सिमडेगा के करीब एक निजी कंपनी के पेट्रोल पंप पर डेबिट कार्ड स्वीकार किए जा रहे थे। बावजूद इसके पंप पर काम करने वाले लोगों का कहना है कि नोटबंदी के चलते उनकी बिक्री पर असर पड़ा है। 1000 और 500 के नोट बंद हुए हैं और अब पेट्रोल पंप पे भी चलना बंद हो गए हैं जी। तो उसके बाद सेल पे कितना असर पड़ा है? उसका असर तो पड़ा है, पर यहाँ के लोग जो लोकेलिटी है वो काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं हमें। पहले जैसे ये बता रहे थे कि पहले आप दिन का 5000 लीटर तक तेल बेचते थे जी, अभी कितना बच रहा है? अभी सर उसका तो असर काफ़ी पड़ा है ट्रांसपोर्ट पे, जिसके कारण 1000-2000 के आसपास सेल हमारा आ गया है। नोटबंदी के बाद कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाने पर जोर दे रही सरकार के सामने देश के ग्रामीण इलाकों में दोहरी चुनौती है। पहले ग्रामीण भारत की बैंकों तक पहुंच और दूसरी दूरसंचार का नेटवर्क। देश में कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से खरीद पर कई तरह की छूट का ऐलान जरूर किया है, लेकिन अभी भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की पहुंच देश में बहुत सीमित है। रांची से करीब 150 किलोमीटर चलने के बाद ये हमें पहला पेट्रोल पंप मिला है जो बीरू सिमडेगा में है, जहां पर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड काम कर रहा है। कैमरामैन सरोज के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, सिमडेगा, झारखंड। और आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पल्लवी सिंह एक युवा हिंदी ट्यूटर जो सेलिब्रिटीज और विदेशी मेहमानों का हिंदी से कराती हैं दोस्ताना। भाषा ऐसी चीज़ है जिसमें आप अच्छी हिंदी बोलते हैं, मैं अच्छी हिंदी बोलती हूँ, आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, मैं अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सारे जो शब्द हैं इस पूरी जो लैंग्वेज में वो सब पता है। कुछ पढ़ेंगे, कुछ देखेंगे, जहाँ कुछ नया आपको हमेशा मिलेगा। दुख की बात यह है कि इंडिया में इंग्लिश के लिए इतना ज़्यादा जोर है, लेकिन हिंदी के लिए कुछ भी नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी सिंह, मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राज्यसभा में शुक्रवार को गेहूं के आयात शुल्क घटाने का मुद्दा छाया रहा। विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले को किसान विरोधी बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। हालांकि सरकार ने सदन को भरोसा दिलाया कि देश में गेहूं का पर्याप्त भंडार मौजूद है। स्थानीय मंडियों में गेहूं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस मुद्दे पर गतिरोध की वजह से सदन की कार्रवाई बाधित हुई। राज्यसभा में विपक्षी दलों ने गेहूं पर आयात शुल्क खत्म करने का विरोध किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी ने नियम 267 के तहत इस मुद्दे पर शून्यकाल स्थगित कर तत्काल चर्चा का नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से देश के किसान प्रभावित होंगे और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ मिलेगा। लेफ्ट के साथ ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जेडीयू समेत कई दलों ने सरकार से तत्काल ये फैसला वापस लेने की मांग की। You have reduced the import duty to 0. The farmer has no cash for pesticides. The farmer has no cash for fertilizer, and you are telling the farmer, "Forget you, I'm going to import the wheat." ये गंभीर मामला, इसको वापस करिए और कोई ऐसा संकट नहीं है। अभी संकट जो आप खुद ही कह रहे हैं कि सरकार को इस मामले में किसानों का मामला है, क्यों बाहर के किसान को आप बाहर का वीट लाना चाहते हैं? जो भारत के किसान हैं उनका कोई खरीदने वाला नहीं होगा, और ये सरकार किसानों की बात करती है। और किसान की हालत ये है कि नोटबंदी की वजह से वो कोई सामान खरीद नहीं पा रहा है।
न बीज खरीद पा रहा है, न खाद खरीद पा रहा है। हालांकि उपसभापति ने सीताराम येचुरी का नोटिस खारिज कर दिया। I will explain the delicate difference. Number one, I did not allow the motion to be moved. That is what I said. But I allowed you to speak and raise the matter. After hearing you, I said I am not allowing the motion to be moved, but I also observed that the government may examine it. सरकार ने सदन को भरोसा दिया कि देश में गेहूं की कोई कमी नहीं है और फैसला घरेलू मूल्य को ध्यान में रखकर किया गया है। कंज्यूमर मिनिस्टर के हैसियत से, उपभोक्ता मंत्री की हैसियत से हम कहना चाहते हैं कि जब भी किसी चीज का दाम बढ़ता है, अपोजिशन के तरफ से हल्ला होना शुरू हो जाता है। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में जो गेहूं की कमी नहीं है, लेकिन गेहूं के दाम में कुछ वृद्धि के आसार होने लगे हैं और इसलिए एहतियाती तौर पर कंज्यूमर के दृष्टिकोण से हमने ये फैसला लिया है और ये फैसला कोई परमानेंट नहीं है। विपक्षी दल सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और टीएमसी सांसदों के वेल में आने से सदन की कार्यवाही बाधित हुई। गतिरोध की वजह से पहले शून्यकाल और फिर प्रश्नकाल बाधित हुआ। विवेक गुप्ता। सदन में गुरुवार को वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इससे जुड़ी अधिसूचना पेश की थी, जो तत्काल प्रभाव से लागू की गई। विशाल धैया के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राजस्थान में गुर्जरों समेत 6 जातियों को आरक्षण देने वाले बीसी आरक्षण अधिनियम को राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। विधेयक को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि संविधान के खिलाफ जाकर कुल 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा कोर्ट ने आयोग की रिपोर्ट भी नाकाफी बताई। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 22 दिसंबर 2010 को पूरी आरक्षण व्यवस्था को रिव्यू करने के लिए कहा था, लेकिन आयोग की ओर से ऐसा नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि आयोग ने 82 में से 25 जातियों का अध्ययन ही नहीं किया। कोर्ट ने इस फैसले के बाद अब गुर्जरों को एसबीसी के तहत 5% आरक्षण नहीं दिया जाएगा। फैसले पर गुर्जर नेताओं ने नाराजगी जताई है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता हिम्मत सिंह ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर मुखर होने की चेतावनी दी है। उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में आरक्षण बिल रद्द होने के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया है। बिल्कुल जानबूझ के किया है। 15 महीने तक बिल को पास किया और उसके बाद में बिल रोका गया, हाईकोर्ट से रुका, तो ये सरकार की नाकामी है। अब आपका नेक्स्ट मूव क्या है? हम सरकार से जो पहले का जो निर्णय है वो निर्णय पे हैं। हम तो वही आंदोलन करेंगे, वही सरकार को देखेंगे कि सरकार ने क्यों हमारे साथ धोखा किया। पश्चिम बंगाल के टोल प्लाजा पर सेना के तैनाती के मामले पर तकरार बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के पत्र पर कड़ी नाराजगी जताई है। ममता बनर्जी ने कहा कि पर्रिकर को ये नहीं पता कि मुख्यमंत्री को चिट्ठी कैसे लिखी जाती है। मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री के आरोपों को भी सच्चाई से दूर बताया। रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। रक्षा मंत्री ने लिखा था कि मुख्यमंत्री के बयान से सेना के मनोबल पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वालों से ऐसे बयानों की उम्मीद नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करके 16 दिसंबर तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी आर.के. दत्ता के कार्यकाल को कम करके गृह मंत्रालय में तबादला करने में उपयुक्त प्रक्रिया का पालन किया गया है। दरअसल आर.के. दत्ता के तबादले के बाद गुजरात कैडर के आईपीएस राकेश अस्थाना को अंतरिम निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक पद पर गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या नियुक्ति प्रक्रिया का पालन किया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने सवाल किया है कि नियमित निदेशक की नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक क्यों नहीं बुलाई गई। रेगुलर डायरेक्टर के चयन की समिति क्यों नहीं बनाई गई। एक जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर आर.के. दत्ता, उनको रातों रात कैसे ट्रांसफ़र कर दिया गया सीबीआई से होम मिनिस्ट्री में, और उसके बाद एक गुजरात के अफसर राकेश अस्थाना को सीबीआई का एक्टिंग डायरेक्टर कैसे बना दिया गया। इस बीच लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस से साफ है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी के जरिए सही मसले को उठाया है। दरअसल बुधवार को मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। इसके जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय ने खड़गे से 16 दिसंबर के बाद चयन समिति की बैठक के लिए सुविधाजनक समय बताने को कहा था। They have also responded. They have asked the date
Today I will send on which date it should be fixed. Let me see. राकेश अस्थाना की नियुक्ति को एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में केंद्र सरकार पर मनमाने तरीके से अस्थाना को निदेशक की जिम्मेदारी देने का आरोप लगाया गया है। याचिका में कहा गया है कि तत्कालीन निदेशक अनिल सिन्हा के रिटायरमेंट से ठीक 2 दिन पहले सीबीआई में दूसरे सबसे बड़े अधिकारी आर.के. दत्ता का तबादला कर दिया गया, जिससे अस्थाना के अस्थायी नियुक्ति का रास्ता साफ हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीबीआई ने शुक्रवार को वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे के मामले में हुई है। त्यागी के साथ उनके भतीजे संजीव और वकील गौतम खितान को भी गिरफ्तार किया गया है। एसपी त्यागी से इस मामले में लंबी पूछताछ हो चुकी है। ये पहला मौका है जब वायुसेना के किसी पूर्व प्रमुख को गिरफ्तार किया गया है। यूपीए सरकार ने 1 जनवरी 2014 को अगस्ता वेस्टलैंड से ये सौदा रद्द कर दिया था। सौदे के तहत 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदे जाने थे। आरोप है कि कंपनी ने 423 करोड़ रुपए की दलाली की थी। सीबीआई ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद में तथाकथित इरेगुलरिटीज की जांच के संदर्भ में तत्कालीन वायुसेना प्रमुख, उनके कजिन, एक प्राइवेट व्यक्ति तथा एक वकील को गिरफ्तार किया। अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामले में सीबीआई ने पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन समेत अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिए हैं। इसमें दयानिधि के आवास पर हाई स्पीड डेटा लाइनें एक निजी टीवी चैनल में इस्तेमाल का आरोप लगा है। इससे सरकारी खजाने को 1 करोड़ 78 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है। अंडमान के हावलॉक और नील द्वीप पर फंसे 2376 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें 300 से ज्यादा विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। सभी पर्यटकों को पोर्ट ब्लेयर लाया गया है। भारी बारिश और चक्रवाती तूफान जैसे मौसम की वजह से लोग 5 दिसंबर से हावलॉक और नील द्वीप पर फंसे हुए थे। शुक्रवार को मौसम साफ होते ही नौसेना, तटरक्षक बल, वायुसेना और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने संयुक्त बचाव अभियान शुरू कर दिया। 7 जहाजों, 6 हेलीकॉप्टरों के जरिए पर्यटकों को इन द्वीपों से निकाला गया। तूफानी मौसम की वजह से जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। उधर आपदा प्रबंधन विभाग ने मछुआरों को फिलहाल समुद्र से दूर रहने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि मौसम के हालात अभी और बिगड़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। ये मुठभेड़ गुरुवार को शुरू हुई थी। बिजबहेड़ा इलाके में सुरक्षा बलों ने कल सुबह उस घर को विस्फोट से उड़ा दिया था जिसमें आतंकी छिपे हुए थे। घर के मलबे में से आतंकियों के शव बरामद हुए। सुरक्षा बलों ने बुधवार शाम इलाके की घेराबंदी कर दी थी। आतंकियों के साथ गोलीबारी में एक जवान भी घायल हुआ था। औद्योगिक उत्पादन में भारी कमी आई है। अक्टूबर में आईआईपी की दर -1.9% रही। सितंबर में यह दर 0.7% रही थी। सबसे बड़ी कमी विनिर्माण क्षेत्र में आई है। विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर -2.4% रही। कैपिटल गुड्स का उत्पादन भी -25.6% रहा। खनन क्षेत्र की वृद्धि दर गिरकर -3.1% पर पहुंच गई। साल दर साल के आधार पर अप्रैल से अक्टूबर के बीच ये दर 4.8% से घटकर 0.3% पर पहुंच गई। और बात कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की करते हैं। दक्षिण कोरिया की संसद ने राष्ट्रपति पार्क गुन-हे के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। अब उनके सारे अधिकार प्रधानमंत्री को मिल जाएंगे। महाभियोग का प्रस्ताव संवैधानिक कोर्ट में जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद पार्क गुन-हे को राष्ट्रपति पद छोड़ना होगा। राष्ट्रपति पर अपनी एक दोस्त चोई सुन-सिल को फायदा पहुंचाने का आरोप है। महाभियोग प्रस्ताव में राष्ट्रपति पर सत्ता के दुरुपयोग से लेकर घूसखोरी तक का आरोप है। पार्क गुन-हे की दोस्त के खिलाफ आरोपों की जांच करने वाली एजेंसी ने राष्ट्रपति को भी संदिग्ध माना है। इसके बाद हजारों नागरिकों ने राष्ट्रपति का इस्तीफा मांगते हुए प्रदर्शन किया था। नाइजीरिया के पूर्वोत्तर शहर मादागली कस्बे के एक बाजार में हुए 2 बम विस्फोटों में 56 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस घटना में दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर है। सेना के एक प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि 2 महिला आत्मघाती हमलावरों ने भीड़भाड़ वाले एक बाजार में धमाके को अंजाम दिया। वहीं हमले में बचे शख्स अहमद गुलक ने बताया कि अनाज और सब्जी बाजार में दोनों विस्फोट हुए। अभी तक किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि चरमपंथी समूह बोको हराम ने इससे पहले देश में कई आत्मघाती बम धमाके करवाए हैं।
उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने शुक्रवार को जर्नी ऑफ फेथ मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी किताब का विमोचन किया। किताब का संपादन प्रोफेसर अख्तरुल बासी और प्रोफेसर अब्दुल रहीम किदवई ने किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि मौलाना दरियाबादी खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे और उनकी रचनाएं पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जर्नी ऑफ फेथ मौलाना की जिंदगी इस दौर से गुजरी। उनकी जिंदगी का एक दौर था जबकि अकीदे से दूर थे और फिर उन्होंने सफ़र किया अकीदे की तरफ, और इस हद तक कि उनकी तमाम मकतूबात जो हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया, सारी दुनिया में मशहूर हुई। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी की अदालत में पेशी आज। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में कल हुई थी गिरफ्तारी। अवैध एक्सचेंज मामले में मारन बंधुओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। राहुल गांधी ने नोटबंदी को बताया सबसे बड़ा घोटाला। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछे 9 सवाल। सहकारी बैंकों और तय सीमा से कम नकदी मिलने पर मांगा जवाब। देश में जल्द आएंगे प्लास्टिक नोट, सरकार ने लोकसभा में दी जानकारी। 500 के पुराने नोटों से रेल, बस और मेट्रो के टिकटों की खरीद बंद। राकेश अस्थाना को अंतरिम सीबीआई निदेशक बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। चयन समिति की बैठक नहीं बुलाने पर पूछे सवाल। आर.के. दत्ता के तबादले पर भी देनी होगी सफाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द किया विशेष पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम। कहा संविधान के खिलाफ जाकर नहीं दे सकते सुविधा। गुर्जर नेताओं के आंदोलन की चेतावनी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।